जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। प्यार को इसी शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरूपा इश्क की एक और जुनून दास्तान लेकर फिर आ पहुंची है। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील को जान गंवानी पड़ी थी, तो दूसरे आशिक और पति रश्ब सक्सेना उर्फ रशु को अपना हाथ। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मूवी की शुरुआत में हम रानी को देख पाते हैं, जो कि भरी बारिश में दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर कि वो पुलिस वालों को बताती है कि उसका पति उसे मार डालेगा, इसीलिए आप उसे जल्द से जल्द बचा लें और उसे अरेस्ट भी कर लें। और यह सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि न्यूज के द्वारा बताया जाता है कि आगरा में यमुना नदी में खूनी मगरमच्छ घूम रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद हम अभिमन्यु नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि एक कंपाउंडर है, और वो अपने एक मरीज का इलाज करने के लिए यहां पर आया था। और मालूम चलता है कि दरअसल में रानी भी इसी घर में रहती है। थोड़ी देर के बाद रानी यहां पर आती है, और अभिमन्यु जो है वो उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है। अभिमन्यु जो है वह रानी को पसंद करता है, तो वहीं रानी जो है वह अपने ब्यूटी पार्लर में अक्सर बिजी रहती है। सीधा साधा दिखने वाला अभिमन्यु जो है वो किसी न किसी बहाने से अक्सर यहां पर आया करता है। तो अब रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है, लेकिन उसकी कुछ फेस की डमीज जो है वो यहीं पर रह जाती है। तब अभिमन्यु उन्हें देने के लिए दौड़ता हुआ रानी के पार्लर पहुंच जाता है, जहां पर कि उसकी हालत पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी। यहां पर रानी उसे थैंक यू कहती है, और बाद में उससे कहती है कि वो थोड़ी देर के बाद बात करेगी, क्योंकि उसे पार्लर में कुछ अर्जेंट काम है। तो अब रानी जो है वो अपने पार्लर में बिजी हो जाती है, लेकिन अब मन्यु कहीं नहीं जाता है, बल्कि रानी के पार्लर के बाहर ही बैठा रहता है। बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर बैठा था। रानी जब उसे इस तरह यहां पर बैठा हुआ देखती है, तो वो तुरंत ही अभिमन्यु के पास जाती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि अभिमन्यु रानी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। और यहां पर अभिमन्यु रानी को अपने साथ फ्राइडे के दिन मूवी देखने के लिए भी चलने को कहता है। रानी हां कह देती है, और तभी यहां पर एंट्री होती है आरशु भैया की, जो कि यहीं से निकल रहे होते हैं, और उन्होंने अपने प्यार को बचाने के लिए अपना हाथ तक कटवा लिया था। तो अब मालूम चलता है कि रसू ने पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करके अपने प्यार रानी के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छुपी की जिंदगी जी रहा है। तो ऋषु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहां अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह से थाईलैंड भाग जाएं। इसलिए आरशु जो है वो एक ट्रेवल एजेंट गुड्डू नाम के आदमी के पास जाता है। तो यहां पर आरशु ने गुड्डू से जुगाड़ कर लिया था। गुड्डू कहता है कि 2 महीनों के बाद वो दोनों ही थाईलैंड में पहुंच जाएंगे। तो वही आरशु जिस जगह पर रहता है, उस जगह की मकान मालकिन जो है वो पूनम है, और पूनम जो है वो आरशु से प्यार करती है, और किसी तरह से उसके साथ जिस्मानी रिश्ते भी बनाना चाहती है। इसलिए रिसु जो है वो हमेशा पूनम से दूर रहने की कोशिश करता रहता है। जिसके अगले दिन आरशु जो है वो रानी से मिलता है। वो उसे ट्रेवल एजेंट गुड्डू के बारे में बताता है कि वो 2 महीनों के बाद थाईलैंड पहुंच जाएंगे। तो वहीं रानी अभिमन्यु के बारे में आरशु को बताती है कि अभिमन्यु जो है वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। जिसके बाद हम अभिमन्यु को देख पाते हैं। दरअसल में आज फ्राइडे का दिन था, और आज अभिमन्यु रानी के साथ पिक्चर देखने के लिए जाने वाला था। वह थिएटर पहुंच जाता है और वहां की सारी टिकट भी खरीद लेता है, जिसके बाद वो यहीं पर खड़ा होकर इंतजार करने लगता है, लेकिन वहां रानी नहीं आती है। वो तो दरअसल में अर्शु के साथ रंगरलियां मना रही होती है। तो अभिमन्यु को इंतजार करते हुए काफी समय हो चुका था, 9 साल बज चुके थे। रानी नहीं पहुंचती है, इसलिए अभिमन्यु तुरंत ही रानी के यहां पर पहुंचता है। रानी यहां पर अभिमन्यु से माफी मांगती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि माफी मत मांगो, बल्कि अगले फ्राइडे फिर से उसके साथ पिक्चर देखने के लिए चल देना। जिस पर कि रानी इस बार भी हां कह देती है। जिसके बाद एक मार्केट में रानी और आरशु मिलते हैं। रानी आरशु को सब कुछ बता देती है कि आज ऐसा सब कुछ हुआ है, लेकिन तभी जब वह बात कर रहे थे, तभी यहां एक चोर आता है और वह रानी के पर्स को लेकर भागने लगता है। रिसु उसका पीछा तो करता है, लेकिन जब बीच में उसे पुलिस दिख जाती है तो वो वहां से भाग जाता है। और पुलिस में यहां पर कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर किशोर होते हैं। वो लोग उस चोर को पकड़ने लगते हैं। बाद में वो रानी का एड्रेस पता करके रानी के यहां पर जाते हैं। दरअसल में उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया था, इसलिए वो यहां पर रानी का पर्स वापस करने के लिए आए थे। लेकिन अब इंस्पेक्टर किशोर को शक है कि आरशु जिंदा है, मरा नहीं है।
और वह दोनों यहीं आगरा भाग कर आए हैं। जिसके बाद रानी जो है वह थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाती है, जहां पर कि हम आरशु को भी देख पाते हैं और साथ ही इंस्पेक्टर किशोर को भी। कहीं ना कहीं आरशु ने इंस्पेक्टर किशोर को देख लिया था, इसीलिए वह यहां से भाग निकलता है। उसे मालूम चल चुका था कि पुलिस वाले जो है वह रानी का पीछा कर रहे हैं और उसकी ऊपर नजर भी बनाए रखे हैं, इसलिए वो अपने मोबाइल से सिम को निकाल कर तोड़ देता है। रानी जब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर बाद में आरशु ही रानी से कांटेक्ट करता है। वो उसे बताता है कि पुलिस वाले जो है वो उनके पीछे पड़े हुए हैं और हर जगह पुलिस वाले फैले हुए हैं, क्योंकि पुलिस वालों को हमारे ऊपर शक हो गया है और ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वाले अगले दिन तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाए। जैसा कि ऋषु ने कहा था, पुलिस वाले यहाँ पर रानी को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं, जहां पर कि इंस्पेक्टर किशोर जो है वो रानी से पूछताछ कर रहा था। वो रानी से कहता है कि हमने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री को निकलवाया है, पता किया है कि तुम एक लड़के से काफी देर तक बात करती हो। आखिर वह है कौन? रानी बताती है कि वो उसका दोस्त है और तभी यहां पर एंट्री होती है एक और पुलिस वाले की, और उसका नाम होता है मृत्युंजय। वो रानी को बताते हैं कि इस केस को अब वो संभालने वाले हैं, और साथ में वो रानी को यह भी बताते हैं कि नील उसका भतीजा है और मैं उसका चाचा हूं। तो वो रानी से कहते हैं कि अब यह केस जो है वो पर्सनल हो चुका है, और उसकी एक गंदी आदत है कि वो किसी के भी पीछे जब लगता है ना तो वो हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। वो बताते हैं कि अर्शु भी उसे बहुत अच्छे से जानता है। पूछना कभी उससे कि मोंटू चाचा कौन है, लेकिन फिलहाल तो मोंटू चाचा रानी से कॉल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो घंटों तक किससे बात करती रहती है, और तुम जिससे बात करती हो वो अक्सर ट्रैवल एजेंट के पास क्यों जाता रहता है। लेकिन रानी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है। तब मोंटू जांच कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है, जो उन्होंने भागने का सपना देखा था, जिंदगी जीने का सपना देखा था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। गुड्डू ट्रैवल एजेंट वाला जो है वह पकड़ा गया है, और मोंटू चाचा जो है वो उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वो मोंटू चाचा को बहुत अच्छे से जानता है कि वह एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो वह अच्छे से ही पड़ जाते हैं। आरशु कहता है कि वो सरेंडर कर देगा, और तभी नीचे से किसी की आवाज आती है। दरअसल में वहां पर अभिमन्यु होता है, और तभी यहां पर रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है, और अब ऋषु से कहती है कि अगर यह प्लान सक्सेसफुल हो गया तो पुलिस वाले तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढेंगे और वो आराम से यहां से निकल जाएंगे। तो अगले फ्राइडे अभिमन्यु और रानी फिल्म देखने के लिए जाने वाले थे। अभिमन्यु थिएटर के बाहर रानी का इंतजार कर रहा था, तो रानी यहां पर पहुंच जाती है और उसे देखकर अभिमन्यु खुश हो गया था। साथ ही यहां पर रानी ने अभिमन्यु को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था, जिस पर कि अभिमन्यु तो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। दरअसल में यही रानी का प्लान है कि वो पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अभिमन्यु से शादी कर ले, लेकिन यह चीज कहीं ना कहीं आरशु को अच्छी नहीं लगी थी। उसने रानी को समझाया भी था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले 3 दिन के बाद यहाँ पर अभिमन्यु और रानी की शादी थी। दोनों की शादी हो जाती है और यहाँ पर आरशु भी मौजूद था। कहीं ना कहीं आरशु को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसी की आंखों के सामने वह अपनी बीवी की शादी होता हुआ देख रहा है। अब सुहाग रात वाले दिन अभिमन्यु रानी के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रानी तो सिर्फ और सिर्फ आरशु को चाहती है, इसलिए वो उसके साथ हमबिस्तर नहीं होना चाहती है। इसलिए वो यहाँ पर अभिमन्यु को समझाती है कि उसने उसे सिर्फ शादी की है और वो अभी कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं रखना चाहती है, क्योंकि वो अभी भी रश्शु को नहीं भूल पाई है। तब यहां पर अभिमन्यु बताता है कि बचपन में ही उसका परिवार के सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी, तब से ही अभिमन्यु अकेला है। तब से अभिमन्यु जो है वो यहां पर रानी के नजदीक आने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कोई जिद नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी दिन तो रानी भी उसके प्यार में पिघल जाएगी। और एक रात रानी जो है वो अभिमन्यु को पंडित जी की बुक के बारे में बताती है, जिनकी रानी जो है वो बहुत ही बड़ी फैन है। उसने दिनेश पंडित की सारी बुक पढ़ी है, लेकिन अभिमन्यु ने उनकी कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। यहां दूसरी तरफ पूनम जो है वो रश्शु के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी, और जब वो पास आ रही थी तब दूर से रानी ने सब कुछ देख लिया था। जिसके बाद यहां पर रश्शु जो है वो दौड़ता हुआ रानी के पास आता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि पूनम जो है उसके पीछे पड़ी हुई है और उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पर रानी जो है वो रश्शु को 1-2 बात सुनाकर अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर कि वह बहुत सारी शराब पी लेती है और नशे की हालत में रात को वह अभिमन्यु को सब कुछ बता देती है। जाने अनजाने में यहां पर रानी ने अभिमन्यु को बता दिया था कि जिंदा है, उससे पूनम प्यार करती है और धोखा तुम्हें मिल रहा है। और यह सारी बातें तो अभिमन्यु के डायरेक्ट दिल पर लगी थीं।
अगली सुबह जब होती है तो यहाँ पर अभिमन्यु रानी से रशु के पास कॉल करके मिलवाने के लिए कहती है। रानी ऐसा ही करती है। तब वो लोग एक मेले में मिलते हैं जहां पर कि झूले पर बैठकर वो सभी लोग बात कर रहे थे। अभिमन्यु बताता है कि वो उनकी मदद करेगा और थाईलैंड जाने में वो उनकी पूरी तरह से हेल्प भी करेगा। ऋषु कहता है कि तुम्हें धोखा मिला है, इसके बावजूद तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? जिस पर कि अभिमन्यु कहता है कि किसी न किसी दिन तो रानी का तुमसे मन भर जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं उसे उम्मीद है कि वह उसके ही पास आएगी। ये बातें सुनने के बाद रशु को कहीं ना कहीं लग चुका था कि अभिमन्यु जो है वह ठीक इंसान तो नहीं है। इसके बावजूद वो उसकी मदद लेते हैं और अभिमन्यु रसु को एक क्लिनिक ले जाता है जहां पर कि वह पुलिस से बच सकता है और यहां पर सेफली रह सकता है। वह कहता है कि 2 दिनों के बाद वो उनके पासपोर्ट और टिकट्स का इंतजाम कर देगा और वो उन्हें थाईलैंड पहुंचा देगा। तो यहां से अभिमन्यु के जाने के बाद तुरंत बाद ही पूनम आती है। पूनम को यहां का पता लग चुका था क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। यहां पर आरशु जो है वो पूनम को किस करता है और वो उससे कहता है। को एक बात और मालूम चल चुकी थी कि यहां पर कोई ना कोई तो जरूर आया है, और जब आरशु को मालूम चलता है कि अभिमन्यु बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है, तब यहां पर आरशु जो है वो अभिमन्यु के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन अभिमन्यु यहां पर रशु के ऊपर एक भारी चीज गिरा देता है और उसे यहीं पर लॉक करके भाग जाता है। और फिर वो रानी को लेकर यमुना नदी को घुमाने के लिए ले जाता है। यहां पर वह रानी से कुछ बातें कहता है कि आज तक जिन लोगों ने भी उसे धोखा दिया है उन लोगों को उसने कभी भी माफ नहीं किया है। और साथ ही अभिमन्यु अपने बारे में भी कुछ चीजें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने तो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा है, मतलब कि यहां पर अभिमन्यु ने अपनी फैमिली को भी खुद ही मारा था। वहां दूसरी तरफ आरशु जो है वो उस जगह से बाहर निकल आया था और रात को हम अभिमन्यु और रानी को देख पाते हैं। और अभिमन्यु के घर पर ही हम दिनेश पंडित की बहुत सारी बुक को देखते हैं, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा भक्त है और उसने भी दिनेश पंडित की सारी बुक पढ़ रखी है। तो प्लानिंग क्या करनी है रानी जो है वो उसी बुक के आधार पर करती है। लेकिन अब अभिमन्यु को उन बुक के बारे में सब कुछ मालूम है। तब यहां पर अचानक से अभिमन्यु उसके सर पर वार करता है, जिस वजह से रानी का सर जो है वो टेबल से टकरा जाता है, जिस वजह से हमने रानी को फिल्म की शुरुआत में पुलिस स्टेशन में आता हुआ देख पाए थे, जहां पर कि वो पुलिस वालों से कह रही थी कि उसका पति उसे जान से मार देगा। और यहां पर रानी ने उन्हें बता दिया था कि आरशु जिंदा है और अभिमन्यु उसे भी मार देगा। रानी ने यहां पर मोंटू चाच को यह भी बता दिया था कि अभिमन्यु ने ही अपनी फैमिली को भी मारा है। वो 1 नंबर का साइको किलर है। जिसके बाद मोंटू चाचा इंस्पेक्टर किशोर के पास कॉल करते हैं। वो यहां पर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इंस्पेक्टर किशोर के पास एक कॉल आता है और उन्हें यमुना नदी के तट पर 2 लाश मिली है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि यह लाश शायद आरशु और अभिमन्यु की होगी। इसलिए यहां पर रानी को पहचान करने के लिए ले जाया जाता है। लेकिन जो 2 लोग मारे गए हैं वो पूरी तरह से जल के मर चुके हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यहां पर अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम की स्टिक थी, जिससे कि यहां पर रानी को तो मालूम चल गया है कि कौन 2 लोग मारे गए हैं, जिसमें पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि यह सब कुछ रानी की वजह से हुआ है। इसीलिए वो लोग रानी को अरेस्ट कर लेते हैं और लॉकअप में उसकी बुरी तरह से पिटाई करके उससे पूछताछ भी करते हैं। लेकिन रानी तो कुछ भी नहीं बताने वाली थी। तब यहां पर मोंटू चाचा जो है वह मीडिया में एक झूठी खबर फैला देते हैं कि लॉकअप में रानी की बुरी तरह से पिटाई हो रही है। और ये सारी न्यूज़ कहीं ना कहीं आरशु ने भी देख ली थी। इसलिए अपने प्यार को बचाने के लिए वह एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें उसने कहा था कि वह पुलिस वालों को सरेंडर करेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें रानी को छोड़ना होगा। उसने कहा था कि आज रात 8 बजे वह रेलवे ब्रिज पर सरेंडर करने के लिए आएगा। वह कहता है कि जब वह ब्रिज पर रहेगा और रानी उसके पास सही सलामत आ जाएगी तो वो खुद को सरेंडर कर देगा। और यही सारी प्लानिंग मोंटू चाचा ने की थी। तो यहाँ पर मोंटू चाचा ने फिर से प्लानिंग कर ली थी कि जब आरशु जो है जब वो रेलवे ब्रिज पर आएगा तो उसकी पुलिस की टुकड़ी जो है वो उसे घेर कर पकड़ लेगी। तो अब रात होते ही ऋषु जो है वो ट्रेन रोक कर खुद को सरेंडर करने के लिए ट्रेन के आगे आता है, जिसके बाद मोंटू चाचा अकेले ही रानी को आरशु के पास जाने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही रानी रशु के पास पहुंचती है तो वो रशु से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और लेकिन तभी मोंटू चाचा की पुलिस की टुकड़ी जो है वो उनके नज़दीक पहुंचने लगी थी, लेकिन वे एक जगह पर रुक चुके थे। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला जो है वह आगे आता है और मालूम चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। अभिमन्यु यहाँ पर आरशु से कहता है कि अगर रानी मेरी नहीं हो सकी तो वो किसी की नहीं होगी,
वैसे भी वह धोखा देने वाले लोगों को छोड़ता नहीं है। यहाँ पर उसने रानी के ऊपर गण तान दी थी, लेकिन तभी यहाँ पर आशु और अभिमन्यु के बीच में झड़प हो जाती है और जो गन जो है वो रानी के हाथ लग चुकी थी। लेकिन तभी रानी के पैर फिसल जाने की वजह से रानी जो है वो ब्रिज से लटक जाती है। यहाँ पर आशु उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं अभिमन्यु दोनों को ही ब्रिज से नीचे यमुना नदी में फेंकने की कोशिश कर रहा था। और यमुना नदी में तो खूनी मगरमच्छ तैर रहे हैं, मतलब कि अगर उसमें कोई भी गया तो उनकी जान जाना तो एकदम तय है। लेकिन इस झड़प में कुछ ऐसा होता है कि वो तीनों ही यमुना नदी में गिर जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत ही यहाँ पर आते हैं